जय बद्री केदारनाथ। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो आज हो चुकी है 28 दिसंबर और 27 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कल मुझे 458 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 13,258 रुपये का टोटल रिटर्न है। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और 27,59,000 मेरी करंट वैल्यू है। जो मेरा XIRR है वो 1.367% बना हुआ है। तो आइए देख लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया और किसने नेगेटिव, और उसके बाद आकलन करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोतीलाल ओसवाल ने, जैसे मोतीलाल ओसवाल की आजकल बाहर चली रही है, तो 162 रुपये का मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है उसने। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने 480 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कॉन स्मॉल कैप ने 501 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 463 का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 16 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। HDFC लार्ज एंड मिड ने 428 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। काउंट मिड कैप फंड ने 37 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC टॉप 100 ने 267 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एडलवेज मिड कैप ने 8 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 170 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बंधन स्मॉल कैप ने 521 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने लगभग 995 का नेगेटिव रिटर्न दिया। PSU की कल लगभग 1% के करीब पिटाई हुई है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने 24 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 53 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया PSU ने 292 रुपीज़ का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बंधन कोर इक्विटी ने 130 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप ने 160 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 162 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 34 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 126 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने 57 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल BSE एनएस वैल्यू ने 429 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। और कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ने 115 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया ग्रोथ ने 44 रुपये इसका नेगेटिव रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने 66 रुपीज़ का पॉजिटिव रिटर्न दिया। ICICI प्रूडेंशियल भारत ने 159 रुपीज़ का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 15 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। HDFC डिफेंस फंड ने 5 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 11 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये सब मिल मिला के 458 रुपये का ही कल पॉजिटिव रिटर्न बन सका है। और चलिए, भागते भूत की लंगोटे ही सही, क्योंकि मार्केट तो कहीं जा नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे सही पोर्टफोलियो प्लस में आ रहा है। और ये प्लस में आना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि और पेन बाकी है। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो में ना, देखिए, आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ करना है बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आज वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में कर रहे हैं। वो मतलब हैंगिंग किसी तरीके से लटके हुए हैं वहाँ पे, और रन भी बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे, और थकाते भी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को, और जो लीड है ऑस्ट्रेलिया की उसे भी कम करते जा रहे हैं। तो सारे चारों खाने पस्त है इंडिया, लेकिन वो आखिरी उम्मीद है, आखिरी डोर है, और वो आखिरी डोर जो है बनी हुई है अभी तक। अभी 11:30 बज चुके हैं और वो टिके हुए हैं किसी तरीके से। तो आपको भी वो आखिरी उम्मीद बना के रखनी है, अपनी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टिके रहना है। भले ही चारों खाने पस्त हों और कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही हो, फिर भी आपको बने रहना है और कोशिश करते रहना है। देखिए, आपका काम फिर भी आसान है, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो फिर भी 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका जो टेस्ट मैच चल रहा है म्यूचुअल फंड में, उसको ख़त्म होने में सालों लगने हैं। तो आपको तो धैर्य खोना ही नहीं है, आपको लगे रहना है। और अगर फॉल आता है इसके बाद, जो कि मुझे लगता है आएगा न्यू ईयर में, और उसके बाद मार्केट दोबारा 23,300 के आसपास टेस्ट करेगी, और 23,000 भी टेस्ट कर सकती है। तो आप पहले तो ये कोशिश मत करना कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करना कि मैंने बोल दिया तो आप बिल्कुल ही एस आई पी सब कैंसिल कर दो, बंद कर दो। नहीं, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो SIP शुरू कर सकता है, अभी भी शुरू कर सकता है। एक एक सेट ऑफ, उसको 5-6 हिस्सों में तोड़ लो अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को, और एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी कर दो, 1-2 हफ्ते बाद कर देना, फिर 1-2 हफ्ते बाद कर देना। इस तरीके से करते रहो, और मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई भी टाइम नहीं कर सका है आज तक। को बड़े बड़े लेजेंड आके चले गए, और सबको शुरू शुरू में थोड़ी अकड़ होती है, थोड़ा घमंड होता है कि मैं तो कर लूँगा मार्केट को टाइम, मुझे भी थी। तो वो घमंड और अकड़ तो मार्केट तोड़ देता है, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरी भी तोड़ी है मार्केट ने। तो जो नए नए आए हैं, जिनको अभी लग रहा है कि वो बॉटम पकड़ लेंगे, वो बिल्कुल बॉटम में सारा पैसा डालेंगे, वो देखते रह जाएंगे, वो कभी नहीं डाल पाएंगे।
तो आई थिंक जो सही तरीका है वो ये है कि थोड़ा थोड़ा डालना शुरू कीजिए और मार्केट में एंटर कीजिए, क्योंकि बाहर जब तक खड़े रहोगे आप गेम में हो ही नहीं, आप बस बाहर ही हो। ऐसे मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं जो काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बस वो सोचते ही रह जाते हैं, वो कभी भी एंटर नहीं कर पाते। वो बाहर थे, आज भी बाहर हैं और अभी भी वो 22,500 के लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो लेवल अगर आया तो भी शायद वो एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि और बॉटम जाएगा, और वो नहीं आया तो वो वैसे भी एंटर नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक साइड में खड़े रहने से अच्छा है मार्केट में एंटर करो, एक सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट डालो। और किसी ने खूब कहा है कि ये जो लेवल पे आज मार्केट है, ये कुछ साल बाद बिल्कुल बॉटम होगा जहाँ तक मार्केट गिर सकती है, और उसके कुछ साल बाद ये लेवल कभी आएगा ही नहीं। तो आपको आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल उस समय के बारे में सोच के चलना है कि जब निफ्टी 70,000, 80,000 पे होगा, तब तुमने 23,000 पे लिया या 23,500 पे लिया या 24,000 पे लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, हल्का फुल्का फ़र्क पड़ेगा। तो आप अपने गोल पे ध्यान रखो। आपका गोल है जब निफ्टी 70-75,000 पे होगी तब आप बेच रहे होगे अपने म्यूचुअल फंड। तो तब तुमने 23,500 पे खरीदा या 23,000 पे खरीदा या 24,000 पे खरीदा या 24,000 पे खरीदा या 25,000 पे खरीदा, बहुत ज़्यादा फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। तो अपना अल्टीमेट गोल ध्यान रखो, उस अल्टीमेट गोल को ध्यान में रख के आज इन्वेस्टमेंट करो। भले तुम्हारे इन्वेस्ट करने के बाद मार्केट थोड़ी गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, करना शुरू करो। जब तक आप गेम में आओगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि गेम किस तरीके से चलती है, किस तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना होता है, किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। क्योंकि जब तक आप यू नो आप जाकर मैदान में पारी खेलोगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। आप बाहर ही खड़े हो, बाहर ही बैठे हो, और बाहर खड़ा और बाहर बैठा हुआ बंदा की लर्निंग अलग होती है, और अदर देन वो बंदा जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेगा उसकी लर्निंग अलग होगी। क्योंकि सारा माइंड गेम है। जब तक आपका पैसा नहीं लगा हुआ ना दोस्तों, आपका माइंड एकदम फ्री रहेगा और आपको लगेगा यार मैं तो कर लूँगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और द मोमेंट आप मार्केट में एंटर कर जाते हो पैसा डाल के, फिर आपका माइंड अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। वो आपको प्रेशर बनाएगा, वो आपको पैनिक में लाएगा कि कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, और उस पैनिक में आके आप गलत डिसीजंस लोगे। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट में एंटर हो जाना बेहतर है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड जर्नी के 3 साल निकाल लिए ना दोस्तों, तो फिर आप मान के चलो, फिर आपको करोड़पति होने से कोई रोक नहीं सकता। 3 साल का खेल है, 3 साल अगर आपने सब्र कर लिया, क्योंकि आई थिंक 70 से 80% लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल से पहले ही अपना पैसा निकलवा लेते हैं। तो अगर आप 3 साल टिक गए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, और मुझे लगता है फिर आप अपने आने वाली जनरेशन्स का भाग्य सुधार दोगे और अपना भी भाग्य सुधार लोगे। क्योंकि आप लोग अधिकतर 20s में हो, और जब आप इतनी यंग एज में इतने मैच्योर डिसीजंस ले रहे हो, तो आप जब तक आपका ये पैसा मैच्योर होगा तब तक आप बूढ़े भी नहीं होगे, आप यंग ही होगे, 40s में ही होगे, अर्ली 40s में ही होगे। यानी कि आप अच्छा खासा पैसा अपना खुद भी इंजॉय करोगे, और आपकी आने वाली जनरेशन्स भी आपका हमेशा शुक्रिया अदा करेंगी कि उन्हें एक ऐसे फादर ग्रैंड फादर मिले जिन्होंने अपनी पुश्तों से चले आई जनरेशन को गरीबी से बाहर निकाला। तो आई थिंक ये समय है, ये मौका है, और आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आप इस समय में पैदा हुए हैं जब ये टेक्नोलॉजी है, ये टूल्स हैं, ये ऐप्स हैं, कि आप घर में बैठे बैठे सब कुछ एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि आपसे पहले वाली जनरेशन के पास ये मौके नहीं थे। तो इन मौक़ों का फ़ायदा उठाइए, जो मौके आपके दादाजी के पास नहीं थे, आपके परदादा के पास नहीं थे, आपके पिताजी के पास नहीं थे, वो मौका आपके पास है। आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं, आपके पास ये ऐप्स अवेलेबल है, आपके पास एनालिसिस अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। आपके पास आपकी साइड में आपकी एज भी है, आपके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, उसे इन्वेस्ट करते जाइए और करोड़पति बनने के सफ़र पे आगे निकलिए। अगर जो प्रोजेक्शंस भारत के लिए की जाती हैं कि हम सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे जल्दी ही, अगले आने वाले 10 साल में सिर्फ यूएसए के बाद हम सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, अगर ऐसा सच होता है तो आप मान के चलिए आप करोड़पति बन चुके हैं, अगर ऐसा होता है तो। और सारे प्रोजेक्शन यही बोलते हैं कि इंडिया सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो इकोनॉमी किससे बनती है? इकोनॉमी मार्केट से ही बनती है ना। शेयर मार्केट भी तो ग्रो करेगा अगर इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, इंडियन कंपनियां भी तो ग्रो करेंगी। इकोनॉमी बनती कैसे? इकोनॉमी बनती है आपकी कंपनी से, ठीक है, आपकी अर्निंग से। आपकी कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपकी अर्निंग्स ग्रो करेंगी, आपकी कंपनियां ग्रो करेंगी तो आपका शेयर मार्केट ग्रो करेगा, आपकी शेयर मार्केट ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली आपकी कंट्री ग्रो करेगी, और अगर आपकी शेयर मार्केट और कंट्री ग्रो करेगी तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको इंडिया में इन्वेस्ट करना है और इंडिया की इस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है। इंडिया ग्रो करेगा तो आप ज़रूर ग्रो करेंगे और करोड़पति जल्द ही बनेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।